नमस्कार। सुनवाई का क्या मतलब होता है? आपने सुना होगा कोर्ट में मेरी सुनवाई है या कोर्ट में मेरी हियरिंग है। चलिए एक रेफरेंस ले लेते हैं, सेक्शन 13B म्यूचुअल कंसेंट डिवोर्स। बिकॉज हियरिंग सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण तो यही होती है। 2 बार जाना है, 3 बार जाना है, आपका हो गया तलाक। जी हाँ, फटाफट जो तलाक होता है इसमें भी हियरिंग का मतलब बहुत स्पष्टता के साथ अपने को मालूम रहना चाहिए कि आखिर इसका मतलब क्या है। और जब कभी आपसी सहमति तलाक की हम बात करें तो उसमें आपको मैंने प्रोसीजर बताया था कि अगर रेफरेंस ले लें सेक्शन 13B हिंदू मैरिज एक्ट का, तो 2 प्रेजेंस रिक्वायर्ड होती है, फर्स्ट मोशन, सेकंड मोशन, और जो बीच में मीडिएशन होता है कोर्ट उसके लिए भी बुला सकती है, मीडिएटर आपको उसके लिए भी कॉल कर सकता है। अदरवाइज इन दोनों हियरिंग्स में ही अगर मीडिएटर अवेलेबल है, आपके स्टेटमेंट कोर्ट के सामने रिकॉर्ड किए जाते हैं। मान लीजिए एक हियरिंग में पत्नी गई या पति गया और दूसरी हियरिंग में उन्होंने अपनी प्रेजेंस मार्क नहीं की, वो नहीं जाते हैं, फिर क्या होगा? तो हियरिंग का क्या मतलब है, ज़रा इससे समझते हैं हम। आफ्टर हियरिंग द पार्टीज, ये आता है आपका सेक्शन 13B सबसेक्शन 2 में, ये लिखा हुआ है आफ्टर हियरिंग द पार्टीज को सुनने के बाद कोर्ट डिसाइड करेगी कि भाई इनको तलाक देना है कि नहीं, क्योंकि जेन्यूनेस देखेगी वो कि दोनों पति पत्नी आपस में हैं या नहीं, उनके बीच में पूरे सारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो करेक्ट हैं कि नहीं, जो उन्होंने कंसेंट टर्म बनाई वो प्रॉपर है कि नहीं, उनकी कंसेंट है, उनकी सहमति है, उनकी इच्छा है इस तलाक के लिए कि नहीं। तो ये सारी चीज़ों को वेरीफाई करने का काम किसका है? कोर्ट का है। और जब कोर्ट इस फैक्ट को वेरीफाई करती है तो पर्सनल हियरिंग बहुत महत्वपूर्ण है कि मतलब आप जज के सामने खड़े हों, खुद उपस्थित हों। यदि आप उपस्थित नहीं हुए, आप अगर एब्सेंट हैं तो फिर क्या होगा? इसके लिए आप ले सकते हैं एग्जम्पशन। जब कभी आपको परेशानी है, आप नहीं आ सकते पर्टिकुलर हियरिंग में, तो आप ले सकते हैं एग्जम्पशन। आपकी तबीयत खराब है या घर में कुछ ऐसी घटना हो गई जिसकी वजह से आप नहीं, आप विदेश चले गए या कुछ और ऐसा महत्वपूर्ण कारण, तो आप 1-2 हियरिंग को एक्सटेंड कर सकते हैं। लेकिन पर्सनल हियरिंग का यदि हम मतलब समझें तो इसको बहुत ही ब्रॉड कंसेप्ट में अपने को देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, क्योंकि यहां पर ऑर्डर 19 रूल 1 सिविल प्रोसीजर कोड एप्लीकेबल हो जाता है और जो फैमिली लॉ लिटिगेट होती है, चलती है, वो सीपीसी के हिसाब से चलती है। तो जो फैमिली मैटर्स हैं, मैट्रिमोनियल जो केसेस होते हैं, जब कभी भी हम ऑर्डर 19 रूल 1 की बात करेंगे तो वहां पर यह बताया गया है कि सपोज डैट मेरा एक तलाक का मामला कोर्ट में चल रहा है, अगर मुझे कोई भी फैक्ट्स या एवरमेंट्स या कुछ भी स्टेटमेंट प्रोड्यूस करना है तो आई कैन ऑल्सो प्रोड्यूस थ्रू माई एफिडेविट। मैं अपने शपथ पत्र या एफिडेविट में भी दे सकता हूँ। मुझे पर्सनली कोर्ट जाने की ज़रूरत या आवश्यकता नहीं होगी ऑर्डर 19 रूल 1 सीपीसी सिविल प्रोसीजर कोड 1908 के हिसाब से। तो इस कंडीशन पर जहाँ पर मैंने अपने पूरे सब्सटेंशियल एवरमेंट्स जो सही फैक्ट्स है वो मैंने कोर्ट के सामने दे दिए, तो फिर मेरे जाने की क्या ज़रूरत है? ऐसा ही कुछ हुआ था। एक बहुत महत्वपूर्ण जजमेंट ध्यान में आता है और ये जजमेंट था साबरमती मजुमदार वर्सेस अरुणिमा मजुमदार का, 1992 वॉल्यूम 1 HLR, और कलकत्ता का था, ये कलकत्ता हाई कोर्ट का था, डिवीजन बेंच ने निर्धारित किया था। इसमें हुआ क्या था कि जो वाइफ थी वो कोर्ट के सामने प्रोड्यूस नहीं होती है, अपीयर नहीं होती है पर्सनली। तो हियरिंग का मतलब आप ये समझें कि कोर्ट को चाहिए कि आप पर्सनल प्रेजेंट हो। जब आप पर्सनल प्रेजेंट होंगे तभी तो आपसे सवाल पूछेगी, क्या आपकी डेट ऑफ क्या मैरिज है, आपकी शादी कब हुई, बच्चे क्या हैं, कैसे आप मेंटेनेंस करोगे, किसका क्या सेटलमेंट है कंसेंट टर्म के हिसाब से। तो ये सारी चीज़ें जब तक कोर्ट वेरीफाई ना करे आपको म्यूचुअल डाइवोर्स ग्रांट नहीं करेगी, परमिट नहीं करेगी। इस केस में जो वाइफ थी वो अपीयर नहीं हुई किसी कारण की वजह से, लेकिन उसने ऑन एफिडेविट अपने सारे स्टेटमेंट या एवरमेंट कोर्ट के सामने प्रोड्यूस किए। कोर्ट ने उसे अलाउड नहीं किया। किसने? फैमिली कोर्ट, लोअर कोर्ट, ट्रायल कोर्ट ने। और जब ये मामला हाई कोर्ट के सामने आया तो ये जो साबरमती मजुमदार वर्सेस अरुणिमा मजुमदार का जो केस है 1992 वॉल्यूम 1, इस पे ये निर्धारित किया गया कि ज़रूरी नहीं है कि कोर्ट पर्सनली कोर्ट के सामने अपीयर हो, जो पार्टीज़ हैं वो पर्सनली कोर्ट के सामने अपीयर हों, लेकिन अगर उनके जो फैक्ट्स हैं, एवरमेंट्स हैं, जो भी उन्होंने कोर्ट के सामने प्रोड्यूस किया थ्रू एफिडेविट, जो वो कहना चाहते हैं, अगर उस पर संदेहास्पद कोई स्थिति नहीं बनती है, मतलब संदेह प्रकट ना हो कि वो फॉल्स है, वो फैब्रिकेटेड है, वो झूठा है, वो जोड़ तोड़ करके बनाया गया है, तो इस कंडीशन में कोर्ट अलाउ कर सकती है नॉन अपीयरेंस के ऑन बिहाफ। अगर एफिडेविट भी दिया गया है तो एफिडेविट को भी कोर्ट कंसीडर कर सकती है। काफ़ी सारे मामले जहां पति या पत्नी कोई विदेश में रहता है, नहीं आ सकते सेकंड मोशन ऑफ हियरिंग में या फर्स्ट मोशन ऑफ हियरिंग में, तो ऑन द बेसिस ऑफ एफिडेविट जो आप एम्बेसी से अटेस्ट करवाते हैं, भेजते हैं, तो उसके हिसाब से भी हो जाता है आपका म्यूचुअल डाइवोर्स। आपकी पर्सनल प्रेजेंस यानी हियरिंग ज़रूरी नहीं है। केवल और केवल कोर्ट को ये ध्यान रखना है
कि जैसा मैंने इस पर्टिकुलर जजमेंट में भी आपको बताया था कि जेन्युइननेस होनी चाहिए, करेक्टनेस होनी चाहिए, जो भी आपने कंटेंट दिया हुआ है उसकी शुद्धता होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि वो कहीं काट छाट करके या जोड़ तोड़ करके गलत संदेहास्पद कोई भी चीज़ आपने कोर्ट के सामने प्रस्तुत कर दी। यदि ऐसा नहीं है, संदिग्धता नहीं है, तो उस कंडीशन पर कोर्ट आपकी पर्सनल हियरिंग को एग्जम्प्ट कर सकती है। आप कोर्ट के सामने उपस्थित नहीं होंगे तो भी चलेगा। ऑन एफिडेविट आप अपना जो भी एवरमेंट है कोर्ट के सामने प्रोड्यूस कर सकते हैं। जी हाँ, और यही है ऑर्डर 19 रूल 1 सिविल प्रोसीजर कोड के हिसाब से। तो हमने हियरिंग का मतलब सुना। हियरिंग का ब्रॉड पर्सपेक्ट यही है कि सुनवाई में आप अगर उपस्थित नहीं भी हैं तो भी चलेगा, बशर्ते आपने जो भी ऑन एफिडेविट डिटेल्स दी हैं उसमें किसी प्रकार का कोई संदेह उपस्थित ना हो, सामने ना आए। आपको ये जानकारी कैसी लगी मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिएगा। इसके साथ ही अगर आप मुझे बात करना चाहते हैं, अपॉइंटमेंट बुक करके बात कर सकते हैं।